गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के संदर्भ में पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु आपको एग्ज़ाम में 9 मार्क्स में पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 1 मार्क का एक वैकल्पिक प्रश्न और 8 मार्क्स का एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा। इस प्रकार से ये चैप्टर आपको 9 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, इस चैप्टर में हम निम्नानुसार अलग अलग मुद्दों के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो ऐसे मुद्दे देखें तो सबसे पहला प्रस्तावना, दूसरा साझेदार की निवृत्ति के संयोग, मानी किन स्थितियों में साझेदार साझेदारी में से निवृत्त होगा। तीसरा महत्व की हिसाबी बातें और हिसाबी असर, माने साझेदारी की निवृत्ति की स्थिति में कौन सी हिसाबी असरें होंगी, उसके बारे में टॉपिक नंबर 3 में पढ़ाई करेंगे। चौथा लाभ हानि के नए प्रमाण की और लाभ के प्रमाण की गणना, माने साझेदारी की निवृत्ति के कारण जो लाभ हानि का प्रमाण बदलेगा तो नया प्रमाण किस प्रकार से ज्ञात करना है और लाभ का प्रमाण किस प्रकार ज्ञात करना है, उसके बारे में टॉपिक नंबर 4 में देखेंगे। पांचवा निवृत्ति की स्थिति में ख्याति की हिसाबी असर। छठा संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन। दोस्तों, संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सी प्रविष्टियाँ होती है, उस बारे में आगे के चैप्टरों में भी हमने पढ़ाई की है। सातवां अनामत और अवितरित लाभ हानि का वितरण। आठवां निवृत्त होने वाले साझेदार की भुगतान पत्र रकम निश्चित करना, मानी जो साझेदार दोस्तों निवृत्त हो रहा है, साझेदारी में उसके हिस्से की जितनी रकम होगी भुगतान पत्र वो कितनी है वो निश्चित करने के बारे में टॉपिक नंबर 8 में पढ़ाई करेंगे। टॉपिक नंबर 9 मृत्यु पाने वाले साझेदार की भुगतान पत्र रकम निश्चित करना और उसके प्रबंधकर्ता को भुगतान करना, उस संदर्भ में टॉपिक नंबर 9 में हम पढ़ाई करेंगे। और अंत में स्वाध्याय। तो दोस्तों, अब आगे देखें तो प्रस्तावना, साझेदार का निवृत्त होना अर्थात पेढ़ी के साझेदार के रूप में अलग होना, माने साझेदारी जो है उसमें से साझेदार अलग हो जाए, ऐसी स्थिति को साझेदार की निवृत्ति कहा जाएगा। दोस्तों, 1932 के भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार पेढ़ी में से कोई साझेदार किसी भी कारण सर पेढ़ी में से अलग हो या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो साझेदारी का अंत आता है। दोस्तों, अगर कोई साझेदार किसी भी कारण से पेढ़ी से अलग हो जाए या कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए तो दोस्तों ऐसी स्थिति में साझेदारी का अंत होता है, साझेदारी का अंत होता है, परंतु पेढ़ी का विसर्जन नहीं होता, माने पूरा धंधा बंद नहीं होता है, पेढ़ी चालू रहती है। अब जो साझेदार निवृत्त हो रहा है, इसकी जिसकी मृत्यु हुई है, उसके बाद के जो शेष साझेदार हैं, माने
शेष चालू रहने वाले साझेदार पीडी और अपना धंधा चालू रख सकते हैं। इसके लिए पीडी की बही में साझेदार की निवृत्ति के हिसाबों की असर देनी आवश्यक हो जाएगी। इस स्थिति में साझेदार की पुनर्रचना होती है, माने साझेदारी की पुनर्रचना होगी, क्योंकि जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उस या जिसकी मृत्यु हुई है उनके हिस्से की जो रकम होगी उसकी गणना आवश्यक हो जाएगी। इस स्थिति में पुनर्रचना आवश्यक होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो साझेदार की निवृत्ति किस संजोग में होगी वो आवश्यक हो जाएगा। तो दोस्तों, साझेदार की निवृत्ति के संजोग निम्नानुसार दो भाग में बांटे जा सकते हैं। पहला, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, मानी भारतीय कानून अंतर्गत, और दूसरा साझेदार के निजी कारण से स्वैच्छिक निवृत्ति, माने साझेदार की अपनी मर्जी से निवृत्ति, और दूसरा भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार। तो अब दोस्तों, इस स्थिति में आगे देखें तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार निवृत्ति। तो दोस्तों, इस स्थिति में अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित संजोग के अधीन कोई भी साझेदार पीढ़ी में से अलग हो सकता है। सबसे पहला, सर्वसम्मति से, माने कोई भी साझेदार सभी साझेदारों की अनुमति से या सर्वसम्मति से पीढ़ी में से निवृत्त हो सकता है। मानी कोई भी साझेदार को बाकी के साझेदार निवृत्त होने की अनुमति दे तो उस प्रकार से वो निवृत्त हो सकेगा। दूसरा, नोटिस द्वारा साझेदार अपनी पीढ़ी के अन्य साझेदारों को निवृत्त होने की अपने इरादे की लिखित नोटिस देकर पीढ़ी में से अलग होने का अधिकार रखता है। मानी जो साझेदार निवृत्त होना चाहता है वो साझेदार बाकी के साझेदारों को लिखित नोटिस देकर भी साझेदारी में से अलग हो सकता है। तीसरा, करार द्वारा साझेदारी करार की शर्तों के अनुसार भी साझेदार निवृत्त हो सकता है। मानी जब भी साझेदारी का निर्माण हुआ होगा तब साझेदारों के बीच जो करार तैयार हुए होंगे उसके आधार पर भी वो निवृत्त हो सकता है। चौथा, साझेदार का दिवालियापन। दोस्तों, यहाँ कोई भी साझेदार दिवालिया घोषित हो, अगर साझेदार कानूनी तौर पर दिवालिया घोषित हो तो दिवालिया की तारीख से उसकी साझेदारी का अंत आएगा। मानी दिवालिया की तारीख से वो साझेदार निवृत्त होगा। पांचवा, मृत्यु होने से, अगर साझेदार की दोस्तों मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के कारण अपने आप ही उसकी साझेदारी का अंत होगा। छठा, अन्य साझेदारों द्वारा मुक्त किया जाए। दोस्तों, इस स्थिति में अगर साझेदारी करार में प्रावधान हो तो उसके अधीन किसी चालू साझेदार को अन्य साझेदार करार के प्रावधान के अनुसार मुक्त कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में करार में प्रावधान होना आवश्यक है। तो ये भारतीय अधिनियम अंतर्गत ये 6 स्थिति में साझेदार निवृत्त हो सकता है।
दूसरा माने बी, साझेदार की निजी कारण सर स्वैच्छिक निवृत्ति। दोस्तों, कोई भी साझेदार अपने निजी कारणों से निवृत्त होने का निर्णय कर सकता है, माने अपने निजी कारण से साझेदारी में से अलग होने का निर्णय कर सकता है। सक्रिय साझेदार सार्वजनिक नोटिस द्वारा अपनी निवृत्ति की घोषणा करना अनिवार्य है। मानी साझेदारी पीढ़ी में कोई साझेदार सक्रिय रूप से कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में उसे निवृत्त होने के लिए सार्वजनिक नोटिस देनी आवश्यक होगी, नहीं तो उसकी निवृत्ति के बाद की प्रवृत्ति द्वारा उपस्थित होने वाली त्राहित पक्ष के प्रति की जिम्मेदारी के लिए उसे जिम्मेदार बनना होगा। मानी त्राहित पक्षकार के संदर्भ में जो भी जिम्मेदारी उपस्थित होगी उसके लिए वो जिम्मेदार माना जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में सक्रिय साझेदार अगर हो तो उसे नोटिस, सार्वजनिक नोटिस देनी आवश्यक हो जाएगी। अब टॉपिक नंबर 3 के बारे में देखें दोस्तों, तो महत्व की हिसाबी बातें और हिसाबी असर। दोस्तों, जब पीढ़ी के साझेदार में से कोई साझेदार निवृत्त हो या साझेदार की मृत्यु हो जाए और शेष साझेदार साझेदारी पीढ़ी का धंधा चालू रखे तो निवृत्ति की तारीख से पीढ़ी की बही में हिसाबों में निम्नलिखित बातें ध्यान में लेनी आवश्यक है। मानिए साझेदार निवृत्त हो या उसकी मृत्यु हो तो उस तारीख से निम्नानुसार बातें ध्यान में लेनी आवश्यक हो जाएगी। दोस्तों, उसमें सबसे पहला लाभ हानि के नए प्रमाण की और चालू रहने वाले साझेदार को मिलने वाले लाभ के प्रमाण की गणना। मानी साझेदार की निवृत्ति के बाद जो साझेदार चालू रहे हैं उनके नए प्रमाण और उनके लाभ के प्रमाण की गणना आवश्यक हो जाएगी। दूसरा, ख्याति की रकम निश्चित करना और उसकी आवश्यक हिसाबी असर। माने निवृत्ति के बाद ख्याति की गणना करनी आवश्यक हो जाएगी और उसकी हिसाबी असर भी आवश्यक होगी। तीसरा, संपत्ति का पुनः मूल्यांकन और दायित्व का पुनः आकलन। मानी निवृत्ति के वक्त पुनः मूल्यांकन, संपत्ति का और दायित्व का पुनः आकलन करना भी आवश्यक है। चौथा, एकत्रित हुई अनामत और नहीं बांटे गए लाभ हानि की बाकी का वितरण करना। पांचवा, निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार की भुगतान पात्र रकम निश्चित करना। मानी जो साझेदार निवृत्त हो रहा है या जिसकी मृत्यु हुई है उस दिन तक की उसको जो रकम देनी बाकी है वो रकम निश्चित करना। और छठा, निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार को उसकी लेनी रकम का भुगतान करना। मानी निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार की जो भुगतान पत्र रकम निश्चित की गई है उसका उसे भुगतान करने की हिसाबी बातें। तो ये 5 स्थिति या हिसाबी बातें और हिसाबी असर निवृत्ति या मृत्यु के संदर्भ में आवश्यक है।
चौथा, लाभ हानि के नए प्रमाण की और लाभ के प्रमाण की गणना। माने नए प्रमाण और लाभ के प्रमाण की गणना। दोस्तों, प्रवेश में नए प्रमाण की गणना और त्याग के प्रमाण की गणना थी, क्योंकि उसमें नया साझेदार शामिल होता था और पुराने साझेदार से वो हिस्सा प्राप्त करता था, इसलिए वहाँ त्याग की गणना करनी थी। अब यहाँ निवृत्ति के कारण जो साझेदार निवृत्त हो रहा है या जिसकी मृत्यु हो रही है, उसके हिस्से का लाभ दूसरे साझेदार को मिलने वाला है, चालू रहने वाले साझेदार को, इसलिए यहाँ लाभ के प्रमाण की गणना और नए प्रमाण की गणना की जाएगी। दोस्तों, जब साझेदार निवृत्त हो या मृत्यु हो जाए और शेष साझेदार पेटी का धंधा चालू रखे, तो चालू रहने वाले साझेदार का लाभ हानि का नया प्रमाण निश्चित किया जाता है। उसी प्रकार निवृत्त होने वाले साझेदार का लाभ में भाग चालू रहने वाले साझेदारों के बीच बांटा जाता है, इसलिए उनके लाभ का प्रमाण, उसके लाभ का प्रमाण अस्तित्व में आएगा। तो अब हम लाभ हानि का नया प्रमाण और लाभ के प्रमाण की गणना किस प्रकार की जाती है, उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना। दोस्तों, एक साझेदार के निवृत्त होने के कारण उसके लाभ का भाग शेष चालू रहने वाले साझेदारों के बीच बांटा जाएगा। मानी जो साझेदार चालू रहने वाले हैं, उनको निवृत्त होने वाले साझेदार का लाभ प्राप्त होगा, अर्थात कि उनको लाभ होगा। इसलिए बाकी के साझेदारों के बीच लाभ हानि का नया प्रमाण निश्चित करना आवश्यक होगा। चालू रहने वाले साझेदार के पुराने भाग में उनको मिलने वाला लाभ जोड़ने पर नया भाग प्राप्त होगा। माने नए भाग का सूत्र बनेगा पुराना भाग प्लस लाभ, और लाभ का सूत्र बनेगा नया भाग माइनस पुराना भाग। दोस्तों, ये दोनों सूत्र हम आगे के चैप्टर में देख चुके हैं, चैप्टर नंबर पुनर्गठन अंतर्गत। तो दोस्तों, लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना नीचे दर्शाए गए संयोग के अनुसार कर सकते हैं। पहला, जब लाभ का प्रमाण या लाभ का भाग दिया न हो, अर्थात कि पुराना प्रमाण चालू रखा जाए तब। दूसरा, जब चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाले लाभ का भाग दिया हो तब। तीसरा, जब चालू रहने वाले साझेदार को होने वाले लाभ का प्रमाण दिया हो तब। और चौथा, जब लाभ हानि का पुराना और नया प्रमाण दिया गया हो। मानी ये चार स्थिति जो अलग अलग है, उस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दोस्तों हम आगे के वीडियो से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज हमने जो भी थियरिकल बातें पढ़ी, उसका वीडियो आप ध्यान से देखेंगे। दूसरी बार भी उसका वीडियो ध्यान से देखना है, और बाद में किताब में भी आज जो पढ़ाई की वो 2 बार उसकी पढ़ाई आपको किताब में से भी करनी है।